अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं कांतिलाल को शराब पिला रहा था ताकि उससे वो राज मालूम कर सकूं जो मेरे मुल्क के लिए बहुत कीमती था। कांतिलाल को हल्की हल्की अब चढ़ने लगी थी। तीसरे गिलास को आधा खत्म करने के बाद कांतिलाल पूरे मूड में आ गया था और वो शायद देवदासी को भी भूल चुका था। वो बड़ी बेतकल्लुफी के साथ मुझे अपनी जवानी के इश्क व माशूकों की कहानियां सुना रहा था। मैंने महसूस किया कि अब ड्रामे की क्लाइमैक्स यानी इसके अरूज का वक्त आ चुका है। मैं मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही कांतिलाल उठकर बाथरूम में गया, मैं भी जल्दी से उठा, अपने बेडरूम में गया। क्लोजेट के खाने में से मैंने कैप्सूल के सफूफ को तिनके के बराबर मिकदार में निकाल कर एक कागज में लपेट कर वहीं रख दी थी। मैंने वो कागज की छोटी सी पुड़िया उठाई और उल्टे कदमों ड्राइंग रूम में वापस आकर सोफे पर बैठ गया। कांतिलाल अभी तक बाथरूम में ही था। मैंने फौरन जेब से पुड़िया निकाल कर इसका सफेद रंग का सफूफ कांतिलाल के गिलास में डाला, कागज की गोली बनाकर अपनी जेब में वापस रखी और गिलास को 2-3 बार हिलाकर वापस मेज पर रख दिया। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और कांतिलाल बड़े मूड में गुनगुनाता हुआ बाहर निकल आया। कहने लगा, अग्रवाल जी, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मेरे सच्चे संगी साथी हो, उठो और मेरे गले लग जाओ। कांतिलाल पूरे मूड में आ चुका था। मुझे इसके इसी मूड का इंतजार था। मैं हंसता हुआ उठा और मैंने कांतिलाल को अपने गले लगा लिया। कांतिलाल बोला, अग्रवाल जी, जी अग्रवाल जी, मैं अपनी स्वर्गवास माता की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुमने मेरे मन को जीत लिया है। कांतिलाल ने आज तक कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, लेकिन आज के बाद से तुम मेरे ऐसे दोस्त होगे जिस पर आदमी को अपने भाई से बढ़कर भरोसा होता है। मैंने भी अदाकारी शुरू कर दी थी क्योंकि इस ड्रामे का क्लाइमैक्स शुरू हो चुका था। मैंने कहा, कांतिलाल जी, आप मुझे भी हमेशा अपने भरोसे का दोस्त और संगी साथी पाएंगे। कांतिलाल बड़ा जज्बाती हो रहा था। शायद जिंदगी में इसे कभी कोई काबिल एतबार दोस्त नहीं मिला था, या इसने किसी को दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की थी। वो सोफे पर बैठ गया, मैं भी इसके सामने बैठ गया। मैं इस इंतजार में था कि कब वो अपने गिलास में बची हुई शराब हलक में उड़ेलता है। कांतिलाल खिलाफ तवक्को मेरे साथ बड़ी खुलकर बातें कर रहा था और इन औरतों के किस्से सुना रहा था जिनसे इसने जवानी में मोहब्बत की, लेकिन इन औरतों ने इसे धोखा दिया और किसी दूसरे के साथ चल दी। जब देर तक कांतिलाल ने गिलास की तरफ तवज्जो न दी तो मुझे फिक्र हुई कि कहीं कांतिलाल गिलास का मशरूब चढ़ाए बगैर न उठ बैठे और कहे कि बस अग्रवाल जी, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि अब देवदासी भी इसे याद नहीं आ रही थी। कांतिलाल बातें करते करते दरअसल सिगरेट का कश लगाने के लिए रुका तो मैंने मशरूब का गिलास उठाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका असर ज़ाया हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इसको भी पी जाओ। कांतिलाल ने खुश होकर गिलास पकड़ा और बोला, अग्रवाल जी, अफसोस कि तुम नहीं पीते, शायद किसी रोज तुम भी मेरे साथ शुरू कर दो। अब वो मुझे तू कहकर बुलाने लगा था। मंसूबे का तीसरा मरला अपने आप कदरे आसान होता जा रहा था। कांतिलाल देखते देखते गिलास में पड़ी हुई सारी विस्की पी गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने खाना मंगवा लिया। कांतिलाल भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा खाने लगा। इस दौरान इसने सिर्फ एक बार देवदासी के बारे में पूछा कि रागनी जी अभी तक नहीं आई, लगता है इन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने कहा। इसके बाद कांतिलाल देवदासी को बिल्कुल भूल गया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके चेहरे का जायजा ले लेता था कि कैप्सूल के सफूफ ने अपना असर करना शुरू कर दिया है या नहीं। मेरा ख्याल था कि कांतिलाल मजीद नहीं पिएगा क्योंकि साफ लग रहा था इसको काफ़ी नशा चढ़ चुका है। ऊपर से इसको कैप्सूल का सफूफ भी पिला दिया गया था। लेकिन खुदा जाने कांतिलाल के दिल में क्या ख्याल आया, या इसने उम्मुल खबाइस का लालच किया। खाना खाते हुए इसने मशरूब का एक भरपूर डबल गिलास बनाया और इसमें कोका कोला या पानी मिलाए बगैर सारे का सहारा चढ़ा गया। मुझे फिक्र पड़ गई कहीं इसकी हालत ख़राब ही ना हो जाए और वो बेहोश ना हो जाए या बेसुध ही ना हो जाए। ऐसी हालत में मुझे इससे कुछ नहीं हासिल हो सकता था। कांतिलाल की ज़बान सफूफ पीने के थोड़ी देर बाद ही लड़खड़ाने लगी थी। ऊपर से वो एक पूरा गिलास चढ़ा गया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। मैंने प्रोग्राम के मुताबिक भारत के एटमी प्रोग्राम के मौजू पर बात करनी शुरू ही की थी कि कांतिलाल ने खाना खाते खाते हाथ झटक कर कहा, अग्रवाल, भारत का मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान की क्या हैसियत है, तुम्हें मालूम है। और बोलते बोलते इसकी ज़बान लड़खड़ाई। मैंने जल्दी से कहा, क्या मालूम है कांतिलाल, आप कुछ कह रहे थे। अगर हमें यकीन दिला दो कि भारत पर पाकिस्तान एटमी हमला नहीं करेगा तो हम इसी महीने भारत में कारखाना लगाना शुरू कर देंगे। कांतिलाल बार बार सर हिलाए जा रहा था और रोस्ट मुर्ग की टांग भी चबा रहा था। मेरी बात उसने सुन ली थी। उसने मुर्ग की टांग प्लेट में रखते हुए कहा, अग्रवाल, कारखाने लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ। हमारे पास ऐसा ताकतवर मटेरियल आ गया है कि इसके पहले मिसाइल का तजुर्बा करने के साथ ही पाकिस्तान के साथ जो खड़ा हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ? कांतिलाल बार बार बात को भूल रहा था। मैंने कहा, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा या इसके साथ जो भी खड़ा होगा। हाँ, कांतिलाल ने जोर से सर हिलाकर कहा, पाकिस्तान को हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने जल्दी से पूछा, यह एटमी मटेरियल क्या शय है कांतिलाल जी? कांतिलाल गिलास में मशरूब डालने लगा। कमबख्त वो गिलास पर गिलास चढ़ाए जा रहा था। मैंने इसे रोकना चाहा तो इसने तुष्ट रूही से कहा, अग्रवाल, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं आज सारी पी जाऊंगा।
फिर बोला, हाँ मैं क्या कह रहा था। मैंने इसे बात याद दिलाई तो वो बोला, ये एटमी मटेरियल, ये परमाणु शक्ति का पता है, इसका बाप है। मैंने फ़ौरन कहा, लेकिन कांति भाई, पाकिस्तान भी ऐसा परमाणु यानी एटमी मटेरियल तैयार कर सकता है, फिर वो भी बाहर से मंगवा सकता है। इस पर कांतिलाल पाकिस्तान के साइंसदानों को बुरा भला कहने लगा। फिर सर को हल्का सा झटका देकर बोला, अग्रवाल, इस परमाणु सामग्री यानी मटेरियल का एक खुफिया कोड नंबर है। जब तक पाकिस्तान को इसका कोड नहीं मालूम होगा वो कुछ नहीं कर सकेगा। हम इससे फिजा में भस्म करने वाली मिसाइल तैयार कर लेंगे और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कांतिलाल जी, ये खुफिया कोड नंबर चोरी भी तो हो सकता है। आखिर दूसरे मुल्क की भी तो इंटेलिजेंस होती है, वो लोग भी अपने काम के माहिर होते हैं। कांतिलाल ने एक हल्का सा कहका लगाकर कहा, अग्रवाल सुन लो, इस खुफिया कोड नंबर का सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं है। मैं मर जाऊंगा मगर ये नंबर दुश्मन को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, लेकिन अग्रवाल जी, अगर भगवान न करे कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी मौत वाक़या हो जाती है, फिर तो ये एटमी मटेरियल बेकार हो जाएगा। कांतिलाल ने गिलास में से एक घूंट भरने के बाद कहा, इसका भी हमने इंतजाम कर रखा है और एक खुफिया जगह पर एक और नंबर लिख कर रख दिया गया है। इसकी या मुझे खबर है या हमारे सबसे बड़े साइंसदान को इल्म है। मैंने कहा, दूसरे मुल्क के खुफिया जासूस इसका पता नहीं लगा लेंगे क्या? कांतिलाल ने मेरी तरफ सर उठाकर देखा। वो अपनी आंखों के ढीले या खुद महार घुमा रहा था या सफूफ के असर से घूमने लगे थे। कांतिलाल ने खाते खाते हाथ खींच लिया। इसके दोनों हाथ कांपने लगे, इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। मैंने उठकर कांतिलाल को संभालते हुए कहा, कांतिलाल क्या हो गया है? कांतिलाल ने कोई जवाब न दिया। इसकी हलक से गुर्राहट की सी आवाज़ निकली और उसकी गर्दन ढलक गई। पहले तो मुझे लगा कि ये मर गया है। मैंने कांतिलाल के सीने पर हाथ रख दिया। इसका दिल धड़क रहा था, अगरचे दिल के धड़कने की रफ्तार सुस्त थी। मैंने इसे बहुत आवाज़ें दी, हिलाया जुलाया, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, मगर कांतिलाल बेहोश हो चुका था। इसे कोई होश नहीं रहा था। मैंने इसे वहीं सोफे पर लिटा दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि होटल बॉय बिल पर दस्तखत कराने आएगा। यह मंजर देख कर इसे कुछ शक न पड़ जाए या वो नीचे इंतजामिया को खबर न कर दे। मैंने बेहोश कांतिलाल को उठाकर कंधे पर डाला और दूसरे बेडरूम में ले जाकर इसे बिस्तर पर डाल दिया। इसे बिस्तर पर डालते ही इसकी पतलून की पिछली जेब में से एक पॉकेट बुक निकलकर बाहर गिर पड़ी। मैंने इसे उठाकर खोला। इसमें कुछ लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। एक जगह हिंदी में कुछ लिखा था। मैंने पॉकेट बुक के सफ़ों को मजीद खोला तो मैंने देखा कि एक जगह बादामी रंग का बटर पेपर यानी रोगनी कागज़ तय करके रखा हुआ था। मैंने इसे खोल कर देखा। ये छोटी किताब के साइज़ का रोगनी कागज़ था। इस पर नीले रंग से कुछ लकीरें से डली हुई थी। इन लकीरों में कहीं कहीं लाल रंग मार कर थे छोटे छोटे गोल दायरे बनाए गए थे। एक नीली लकीर लेकर ऊपर वाले कोने से चलकर जरा टेढ़ी होती हुई कागज़ के निचले वाले कोने की तरफ आ गई थी। इस लकीर के दरमियान में एक छोटा सा सुर्ख गोल दायरा था। इस गोल दायरे के पास हिंदी में एक लफ्ज़ लिखा हुआ था और इसके साथ ही अंग्रेज़ी के हरूफ में एंकर लिखा हुआ था। मैं समझ गया ये किसी अहम और खुफिया जगह का नक्शा है। मैंने फ़ौरन एक काम किया, रोगनी कागज़ अपने बेडरूम में ले गया। इसे मेज़ पर फैला कर देखा। अलमारी में से अपना कैमरा निकाला और रोगनी कागज़ पर बने हुए नक्शे की 6-7 तस्वीरें उतार लीं। ये तस्वीरें फ्लैश गन की रोशनी में उतारी थी। मुझे यकीन था कि इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलेगा। अब मैं कांतिलाल से तो कुछ नहीं पूछ सकता था। मैंने सोचा ये पुरस्कार नक्शा सा मिल गया है, इसी की कॉपियाँ बना लेता हूँ, हो सकता है ये किसी काम आ जाए। मैंने कैमरा अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। रोगनी कागज़ लेकर दूसरे बेडरूम में आ गया। कांतिलाल बिस्तर पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में इसी तरह पड़ा था जिस तरह मैं इसे डाल कर गया था। मैंने कागज़ तय करके इसे पॉकेट बुक में बड़ी एहतियात से रखा। पॉकेट बुक कांतिलाल की पतलून की पिछली जेब में डाल दी। इसके बाद मैंने कांतिलाल को सीधा करके बिस्तर पर लिटा दिया और कमरे में दूसरी बत्तियां बुझाकर सिर्फ टेबल लैंप की धीमी रोशनी रहने दी। बेडरूम के दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया और ड्राइंग रूम में आकर सर्विस को फ़ोन किया कि किसी को बुलाकर बर्तन उठवा लें। थोड़ी देर में होटल बॉय आ गया। इसके हाथ में सुनहरी जिल्द वाली कॉपी भी थी जिसमें 2 आदमियों के खाने और चाय का बिल लिखा हुआ था। मैंने बिल पर दस्तखत कर दिए। होटल बॉय बर्तन ट्रे में रखकर गुड नाइट कहकर चला गया। मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बड़ी बेताबी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि मुराद खान को बुलवा कर मैं कैमरा देकर रोगनी कागज़ वाले प्रिंट निकलवा सकूं। मगर अभी रात के 12:15 ही बजे थे। मैंने डिश ऑन कर दी और टीवी के प्रोग्राम देखने लगा। मुझे बाकी रात गुजारनी मुश्किल हो रही थी। 1-2 बार मैं दूसरे बेडरूम में झांक कर देख आया था। कांतिलाल इसी तरह बेहोश पड़ा था। मैं अंदर से कुछ परेशान भी हो रहा था कि अगर कांतिलाल को कुछ हो गया तो यहाँ कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। मैं रात के 1:30 बजे तक सोफे पर बैठा टीवी प्रोग्राम देखता रहा। आखिर मुझे भी नींद आ गई। मैंने ड्राइंग रूम की बत्तियां बुझा दी, टीवी ऑफ किया और अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद ही मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ी चढ़ रहा हूँ। चढ़ते चढ़ते अचानक मेरा पाँव फिसल गया और मैं नीचे गिरने लगा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने टेबल लैंप पर पड़ी घड़ी पर निगाह डाली। सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे होटल की अकबी सड़क पर से किसी वक्त भारी ट्रैफिक के गुजरने की दबी दबी आवाज़ आ जाती थी। मुझे अचानक कांतिलाल का ख्याल आया। मैं जल्दी से दूसरे बेडरूम में चला गया। मैंने देखा कि कांतिलाल ने पहलू बदला हुआ है। अब इसके खराटों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। ये इस बात की अलामत थी कि कांतिलाल की बेहोशी ख़त्म हो चुकी है और अब वो गहरी नींद सो रहा है। ड्राइंग रूम में आकर मैंने पर्दा हटाकर बाहर की जानिब देखा। सड़क पर गाड़ियाँ आ जा रही थी।
सुबह की सफेदी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं खिड़की से हटकर सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने सर्विस को फ़ोन करके कॉफ़ी की एक प्याली का ऑर्डर दिया और रिसीवर रखकर सोचने लगा कि मैं पार्किंग लॉट में हाशिम वगैरह को फ़ोन करूं या ना करूं। मेरा ख्याल था कि हाशिम खान और सिकंदर अभी अपने घरों से पार्किंग लॉट में नहीं पहुंचे होंगे। होटल बॉय कॉफ़ी रखकर चला गया। मैंने टीवी ऑन करने के बजाय मेज़ पर रखा हुआ अंग्रेजी अखबार उठाया और इसका मुताला करने लगा। यह अखबार हाकर दरवाजे के नीचे से अंदर डाल गया था जिसे कॉफ़ी बॉय ने होटल बॉय ने यह अखबार हाकर दरवाजे के नीचे से डाल गया था जिसे कॉफ़ी लाने वाले होटल बॉय ने उठाकर मेज़ पर रख दिया था। मुझे दूसरे बेडरूम के बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आई। मैंने अखबार एक तरफ रखा, जल्दी से बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। कांतिलाल बिस्तर पर नहीं था। अब बाथरूम में इसके खांसने और दांत साफ करने की आवाज़ आ रही थी। मैं खुदा का शुक्र बजा लाया कि यह शख्स जिंदा था, मरा नहीं था। मैं जल्दी से वापस सोफे पर आकर बैठ गया। कोई 15 मिनट के बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुला और कांतिलाल नमूदार हुआ। बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। मेरे हाथ में कॉफ़ी का प्याला देखकर बोला, अग्रवाल जी, हमें भी चाय कॉफ़ी वगैरह पिला दीजिए, सर बड़ा भारी हो रहा है। मैंने हंसकर कहा, कांतिलाल जी, मैं तो इस इंतजार में था आप उठे तो इकट्ठे कॉफ़ी पिए, लेकिन आप बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। कांतिलाल सोफे पर आकर बैठ गया। इसकी आंखें अभी तक लाल थीं। कहने लगा, रात अपने कोटे से ज़्यादा पी गया था। बस अच्छी चीज़ देखकर दिल ललचा गया। आपको मैंने बड़ी जहमत दी है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने कहा, ऐसी कोई बात न करें, आप हमारे मित्र हैं। दोस्त की सेवा करके मुझे खुशी होती है। कांतिलाल को कुछ याद नहीं था कि रात इसने क्या क्या बातें की। सिर्फ इतना ही याद था कि इतने ज़्यादा पी ली थी और फिर वो सो गया। मैंने इसी वक्त कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कांतिलाल ने सिगरेट सुलगा लिया था। एक हाथ से वो अपने सर को ज़रा दबा लेता था। अग्रवाल जी, मेरी ये शुरू से ही आदत रही है कि मैं अच्छी चीज़ पीता हूँ और कभी 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिंगल पैक से ज़्यादा कभी नहीं पीता, लेकिन रात में लालच में आकर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा गया। ये बताएं कि मैं बिस्तर पर जाकर खुद लेट गया था या सोफे पर ही सो गया था? सच पूछें तो मुझे कुछ याद नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं अग्रवाल जी, आप तो बड़े आराम से सोमरस से जी बहलाते रहे। आपने खाना भी खाया मेरे साथ, बड़े मज़े मज़े की बातें भी की। फिर जब आपको नींद आने लगी तो आपने कहा, अब मैं सोने जाता हूँ, और आप खुद उठकर बेडरूम में चले गए। और जब मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया तो आप गहरी नींद सो रहे थे। कांतिलाल बोला, बस ये मुझे मेरे परमात्मा की देन है कि मैं कभी कभी ज़्यादा भी चढ़ा लूँ तो दूसरों की तरह कोई गलत हरकत कभी नहीं करता। वो बेडरूम से तैयार होकर आया था। कॉफ़ी की आधी प्याली पीने के बाद बोला, अब मुझे चलना चाहिए। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने कहा, अरे कांतिलाल जी, आप हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, आप ऐसी बातें ना करें। 1 मिनट ठहरें, मैंने आपके लिए ख़ास चीज़ रखी हुई है। मैं जल्दी से बेडरूम में जाकर विलायती विस्की की नई मोहरबंद बोतल ले आया। यह आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अग्रवाल बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मैंने कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। कांतिलाल मुझसे गले मिला और चल दिया। मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद सीधा टेलीफोन के पास आया और नीचे पार्किंग लॉट का नंबर डायल किया। पार्किंग बूथ में घंटी बजी। वहाँ पर मौजूद लड़के ने कहा, यस सर, पार्किंग बूथ। मैंने गाड़ी का नंबर बताकर कहा, मेरे ड्राइवर से कहो कि मेरे कमरे में आ जाए। मैंने इसे कमरे का नंबर भी बता दिया। 5 मिनट ही गुजरे थे कि हाशिम खान और सिकंदर आ गए। सिकंदर ने आते ही कहा, हमने कांतिलाल को होटल से निकलते देख लिया था, क्या मिशन कामयाब रहा? मैंने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और मैंने सिकंदर और हाशिम खान को सारी रात की रोदास सुना दी। फिर मैंने बेडरूम से कैमरा लाकर सिकंदर को दिया और कहा, ये इसी वक्त मुराद खान को पहुंचा दो। मैंने जो फ़ोटो उतारी है मुराद खान से कहो कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके डेवलप करवा कर मेरे पास आ जाए। सिकंदर और हाशिम खान कैमरा लेकर इसी वक्त निकल गए। आधे घंटे के बाद मुराद खान का फ़ोन आ गया। कहने लगा, तुम्हारी भेजी हुई शह मुझे मिल गई है, मैं आ रहा हूँ। और मुराद खान ने फ़ोन बंद कर दिया। मज़ीद आधा घंटा गुजर गया। इस दौरान मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था। फिर मुराद खान कमरे में दाखिल हुआ। इसका चेहरा काफ़ी खिला हुआ था। मेरे पास बैठ गया और बोला, सिकंदर ने मुझे सारी बातें बता दी हैं जो रात तुम्हारे और कांतिलाल के बीच में हुई। मैंने नेगेटिव डेवलप होने के लिए दे दिया है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुमने कांतिलाल की पॉकेट बुक से जो कागज़ निकाल कर इसकी तस्वीरें ली हैं, इस कागज़ पर क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा, रोगनी कागज़ था, नीले मार्कर से लकीरें बनी हुई थी, कहीं कहीं लाल पेंसिल से छोटे गोल दायरे बने हुए थे। एक लकीर कागज़ के ऊपर वाले कोने से लेकर नीचे वाले कोने तक आती थी। जहाँ लकीर ख़त्म होती थी वहाँ अंग्रेज़ी में एंकर लिखा हुआ था। एक जानिब हिंदी ज़बान में भी कुछ लिखा था। नेगेटिव डेवलप होकर आएगा तो तुम खुद देख लेना। मेरा तो ख्याल है ये किसी जगह का नक्शा है और यकीन है कि ये वही जगह हो सकती है जहाँ कांतिलाल ने न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसने बातों ही बातों में मुझे कहा था कि मैंने खुफिया कोड नंबर एक ऐसी जगह रख दिया है जहाँ किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। मुराद खान के चेहरे पर गहरी सोच के असरात नुमाया थे। कहने लगा, अब तो ये नेगेटिव के डेवलप होने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि इस कागज़ पर किस किस्म का नक्शा बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि कैप्सूल के सवूफ ने अपना ज़्यादा असर दिखा दिया और कांतिलाल बजाय इसके कि तुम्हारे आगे अपने दिल के राज उगलता, वो बेहोश हो गया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इसकी वजह यही हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा पी गया था और सफूफ के पिलाने के बाद वो एक और विस्की का गिलास पूरा चढ़ा गया और फिर वो बेसुध हो गया। फिर इसे कोई होश ना रहा। मेरा भी यही ख्याल है, मुराद खान बोला। मैंने कहा, मैंने इसे बहुत मना किया मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी और पैक पर पैक उंडेलता गया। मुराद खान बोला, बस आला शायद देख कर वो लालच में आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं, कांतिलाल हमारे हाथ में ही है।
अगर कागज़ पर बनी हुई लकीरों से हमारी मुश्किल हल ना हुई तो हम कांतिलाल से खुफिया कोड उगलवाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। इसका मतलब है मुझे अभी होटल में ही ठहरना होगा? मैंने पूछा। मुराद खान कहने लगा, बिल्कुल, तुम्हें यहाँ से इस वक्त नहीं हिलना चाहिए जब तक ये खुफिया कोड नंबर का सुराग नहीं मिल जाता। तुम होटल में ही रहोगे। मैंने पूछा, नेगेटिव कब तक डेवलप होकर आ जाएगा? मुराद खान ने कहा, इसे हम अपनी खास लेबॉर्ट्री में डेवलप करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है घंटे में सिकंदर और हाशिम तस्वीर लेकर आ जाएंगे। हम दोनों होटल के कमरे में बैठे इस मौजू पर बातें करते रहे। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे कि हमारे मंसूबे का तीसरा हमला कामयाब हुआ है या नहीं। ठीक 1 घंटे बाद हाशिम और सिकंदर दोनों नेगेटिव के प्रिंट लेकर आ गए। मुराद खान ने मुझे इशारा किया। मैंने इसी वक्त नीचे काउंटर पर फ़ोन करके कहा, मैं सेठ GC अग्रवाल बोल रहा हूँ। मेरे कुछ कारोबारी सज्जन आए हुए हैं, मैं इनके साथ मसरूफ़ हूँ। मुझसे कोई मिलने आए तो इसे नीचे ही बिठा लिया जाए। कमरे की सर्विस करने वालों में से भी किसी को ऊपर ना भेजें। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इस दौरान मुराद, हाशिम और सिकंदर बेडरूम में जा चुके थे। मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर मैं भी बेडरूम में आ गया। बेडरूम की सारी बत्तियां रोशन थी। काफ़ी टेबल पर डेवलप किए हुए प्रिंट पड़े थे। इनमें से एक इनलार्ज किया हुआ प्रिंट भी था। इनलार्ज मतलब बड़ा किया हुआ। तीनों मुजाहिद हम बैठे बड़े साइज के प्रिंट यानी फोटो को बड़े गौर से झुक कर देख रहे थे। मैं भी इनके पास जाकर बैठ गया। मुराद खान ने कहा, यह किसी जगह का नक्शा मालूम होता है। फिर इसने फोटो पर इस जगह उंगली रख दी जहाँ हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। इसने हाशिम खान से पूछा, हाशिम ये क्या लिखा हुआ है? हाशिम खान ने गौर से हिंदी में लिखे हुए लफ्ज़ को देखा और बोला, ये हिंदी में पताल लिखा हुआ है। पताल का मतलब है सबसे नीचे। इसका मतलब तहखाना भी हो सकता है। मुराद खान ने अंग्रेजी के लफ्ज़ पर उंगली रख दी और बोला, ये लफ्ज़ एंकर लिखा हुआ है। इसका मतलब जहाज़ का लंगर है। सर मेरा ख्याल है ये किसी समुद्री जहाज़ की तरफ का इशारा है कि ये जहाज़ का नाम भी हो सकता है। मुराद खान ने सिकंदर की तरफ देखकर कहा, सिकंदर, विजयवाड़ा के ड्राई पोर्ट ऑफिस में तुम्हारे 2-1 बंदे काम करते हैं। तुम एक काम करो, किस तरह इनसे ये मालूम करो कि पिछले दिनों यहाँ कोई एंकर नाम का कोई बहरी जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है। ये मालूमात हासिल करने के बाद ही इस मुहिम्मे के हल की कोई राह निकल सकेगी। सिकंदर कहने लगा, ये मैं आज ही मालूम कर लेता हूँ। मुराद खान ने कहा, आज नहीं, तुम्हें अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ये मालूमात हासिल करनी होगी। क्या तुम्हें अपने ड्राई पोर्ट वाले दोस्त का टेलीफोन नंबर मालूम है? मालूम तो नहीं है, सिकंदर ने कहा, लेकिन मालूम किया जा सकता है। मुराद खान ने कहा, तो फिर ऐसा करो, ड्राइंग रूम में जाओ, वहाँ टेलीफोन भी है और डायरेक्टरी भी है। जिस तरह भी हो सके अपने दोस्त से राब्ता पैदा करके मालूम करो कि एंकर नाम का कोई जहाज़ बंदरगाह पे लगा था या है। सिकंदर इसी वक्त बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में टेलीफोन के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद हाशिम, मैं और मुराद खान दोबारा फोटो पे नक्शे की लकीरों और गोल दायरों पर गौर व फिक्र करने लगे थे। बाहर से सिकंदर अली के बार बार टेलीफोन डायल करने की और किसी से बात करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने नक्शे के गोल दायरों की तरफ इशारा करके कहा, इन दायरों को क्या मतलब हो सकता है? हाशिम खान भी बड़े गौर से इन दायरों को देखता रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है नक्शे पर जो लकीरें बनी हुई हैं ये कोई रास्ता दिखाई देता है और ये गोल दायरे इसी रास्ते की निशानियां हैं। ये देखें, एक लकीर नक्शे के ऊपर वाले कोने से सीधे नीचे वाले कोने को जाती है। नीचे वाले कोने में जहाँ लकीर ख़त्म हो जाती है वहाँ एंकर का नाम लिखा हुआ है, तो जहाज़ का नाम भी हो सकता है। इसके बिल्कुल साथ ही हिंदी में पताल लिखा हुआ है। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर ये कोई जहाज़ है तो खुफिया कोड इस जहाज़ के पताल यानी तहखाने में है। मुराद खान कहने लगा, जो मतलब तुमने निकाला है इसका वो मतलब भी निकल सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एंकर नाम का कोई जहाज़ ही ना हो और एंकर का मफहूम लंगर ही हो। हम लंगर को कहाँ तलाश करते फिरेंगे? इतने में सिकंदर बेडरूम में दाखिल हुआ। इसका चेहरा मुसर्रत से चमक रहा था। हम इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मुराद खान ने पूछा, लगता है तुम्हें कोई ख़ास बात मालूम हो गई है? सिकंदर हमारे पास आकर बैठ गया और बोला, हमारे आधे से ज़्यादा मुहिम्मा हल हो चुका है। मुराद खान ने सिकंदर से पूछा, जल्दी से बताओ तुमने क्या मालूम किया है? सिकंदर कहने लगा, मेरे दोस्त का ऑफिस का नंबर मुझे मिल गया था। खुशकिस्मती से वो अपने ऑफिस में ही बैठा था। मुराद खान ने बेताब होकर कहा, सिकंदर, खुदा के लिए असल बात बताओ कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? सिकंदर बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि एंकर नाम का एक बहरी जहाज़ इंडोनेशिया से चावल लेकर आज से 6 महीने पहले भारत की तरफ आ रहा था। इसे गंटोर की बंदरगाह पर 2 दिन के लिए लंगरअंदाज होना था। जब वो गंटोर की बंदरगाह में दाखिल हुआ तो जहाज़ में कोई ऐसी खराबी पैदा हो गई कि वो कप्तान की कंट्रोल से बाहर हो गया। कप्तान ने जहाज़ को काबू में रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बदमस्त हाथी की तरह एक तरफ समंदर में बढ़ता ही चला गया। आखिर पूरी ताकत के साथ रेत के तोदे से टकरा कर इसमें धंस गया। इस टक्कर से जहाज़ का इंजन पिंजर हिल गया। इसका अगला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया। जहाज़ की कंपनी ने एक दूसरा जहाज़ भेजकर इसमें से माल निकलवा लिया और इस तबाहशुदा एंकर नाम के जहाज़ को वहीं लोहे के स्क्रैप के एक डीलर को फरोख्त कर दिया। मेरे दोस्त ने बताया है कि जहाज़ आज भी गंटोर की बंदरगाह से कुछ फासले पर रेत के तोदे में इसी तरह धंसा हुआ मौजूद है। इसका काफ़ी स्क्रैप और इंजन और दूसरा कीमती सामान ठेकेदार उतार कर ले जा चुका है। अब इसका सिर्फ जंगालूद ढांचा ही बाकी रह गया है। सिकंदर अली का बयान सुनकर मुराद खान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे मेरी तरफ देखकर कहा, मैं समझता हूँ कि सिकंदर के दोस्त की इस वजाहत के बाद मुहिम्मा हल हो गया है। मैंने कहा, बात किसी हद तक मेरी समझ में आ गई है, मगर बेहतर है तुम इसे खोल कर बयान कर दो।
मुराद खान ने नक्शे की तरफ देखते हुए कहा, यह नक्शा इस जगह का है जहां कांतिलाल ने किसी वजह से किसी ज़रूरत के तहत या खुफिया कोड नंबर को पोशीदा रखने की खातिर से छुपाया हुआ है। यह मकाम, जैसा कि सिकंदर के दोस्त ने बताया है, कि गंटोर की बंदरगाह के करीब वाक़ है, जहां एंकर नाम का मालबरदार संबंधित जहाज इंजन में खराबी के बायस बेकाबू होकर रेत के तोदे में घुस गया है। जहां ये जहाज रेत के तोदे में धंसा है, इस जगह को गोल दायरे लगाकर जाहिर किया गया है और ऊपर जहाज का नाम एंकर अंग्रेजी हरूफ में लिख दिया गया है। हिंदी में इसके साथ ही जो पता लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि खुफिया कोड नंबर जहाज के किसी तहखाने में छुपाया गया है। बस ये है इसी नक्शे का राज। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारा काम पताल यानी जहाज के इस तहखाने की खोज लगाना है जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल का कोड नंबर रखा गया है। हाशिम खान कहने लगा, इस सिलसिले में हमें देर नहीं लगानी चाहिए, हमें आज ही घंटों रवाना हो जाना चाहिए। सिकंदर ने सवाल किया, सर क्या आपको यकीन है कि कांतिलाल आप पर किसी किस्म का शक नहीं करेगा? अगर इसे ज़रा सा भी शक पड़ गया तो पहली फुर्सत में खुफिया कोड नंबर वहाँ से निकाल लेगा। मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इसे मेरी किसी बात पर, मेरी किसी हरकत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं पड़ा है, और अगर पड़ भी गया है तो अब हम सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि तबाहशुदा जहाज के ढांचे में जाकर खुफिया कोड नंबर को तलाश करें, और अगर हमें वहाँ कोड नंबर नहीं मिलता तो इस सूरत में हमें दोबारा कांतिलाल की तरफ रजू करना होगा और मंसूबे के तीसरे मरहले को एक बार फिर से शुरू करना होगा। मुराद खान कहने लगा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, हम आज ही गंटोर की तरफ चल पड़ते हैं। गंटोर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने मुराद खान से पूछा, क्या मुझे भी आपके साथ चलना होगा? मुराद खान बोला, तुम्हारा हमारे साथ जाना ज़रूरी है, हम सिर्फ सिकंदर को ही पीछे छोड़ जाएंगे। उसने सिकंदर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम यहाँ होटल में ही ठहरोगे, तुम इनके पर्सनल सेक्रेटरी हो। अगर इस दौरान कांतिलाल का फ़ोन आया तो तुम इनसे यही कहोगे कि सेठ जी को कारोबार के सिलसिले में अचानक नागपुर जाना पड़ गया है, वो 1-2 रोज़ तक वापस आ जाएंगे ताकि कांतिलाल भी हमारे हाथ में रहे। तुम समझ रहे हो ना? समझ गया हूँ सर, सिकंदर ने जवाब दिया। मुराद खान ने तबाशुदा जहाज के नक्शे की सारी तस्वीरों को उठाकर लिफाफे में डाला, लिफाफे को अपनी कमीज़ के अंदर छुपाया और सिकंदर से कहा, गाड़ी हम ले जा रहे हैं, हमें गंटोर में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ से गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का सफ़र है, हो सकता है हम शाम तक वापस आ जाएं। मैंने मुराद को मशवरा देते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें गाड़ी साथ नहीं ले जानी चाहिए, वहाँ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। बेहतर यही है कि हम गाड़ी होटल में सिकंदर के पास ही छोड़ जाएं और खुद लारी या कोई ट्रेन पकड़ कर चले जाएं। मुराद खान को मेरा मशवरा अच्छा लगा। इसने सिकंदर से कहा, ठीक है, गाड़ी तुम अपने पास रखो। इसी वक्त हाशिम खान ने चाबियां सिकंदर को दे दी। मुराद खान ने कहा, लेकिन हमें तुम लॉरी अड्डे तक छोड़ आओगे? ठीक है सर, सिकंदर अली ने चाबियां जेब में डालते हुए कहा। चंद लम्हों के बाद हम चारों मुजाहिद होटल की पार्किंग में आ गए। वहाँ हमारी प्राइवेट टैक्सी मौजूद थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस पर अपने फीडबैक से आगाह करें। आपकी हौसला अफजाई और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।